नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात सोच रहे थे, जो बातें बता नहीं रहे थे, वो बातें आज उन्होंने खुलकर कही। मोदी विरोधी हर दिन सुबह शाम सीबीआई और ईडी का नाम जप रहे थे। अब सच में करप्ट नेताओं के सपने में सीबीआई और ईडी ही दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एजेंसियों को फ्री हैंड दे दिया है और मोदी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर भी कर दिया है। विरोधी कितना भी शोर मचा लें, मोदी को तानाशाह बताने की कोशिश करें, नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अब करप्शन के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। आज मोदी की पार्टी 50 साल की हो गई। 2 सीट से शुरू होने वाली बीजेपी इस वक्त 303 सांसदों की पार्टी है और मोदी 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। 400 सीटें जीतने के लिए मोदी हैं और काडर को आज 2024 जीतने का नैरेटिव बता दिया गया। आज हनुमान जयंती है, तो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के जन्मदिन और हनुमान जी के जन्मदिन को किस अंदाज में जोड़ा, शब्दों के सिलेक्शन, कार्यकर्ताओं को समझाया, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। आप समझ पाएंगे मोदी और विरोधियों की सोच और अप्रोच दोनों में कितना फर्क है। मोदी कठोर हैं, अब और विरोधी ताकतवर हैं, मोदी उनसे ज्यादा ताकतवर बनेंगे। जिन जिन के कर्म भ्रष्ट होंगे 24 तक वो सारे मोदी से त्रस्त दिखेंगे। मोदी भ्रष्ट सोच वालों को मिट्टी में मिला देंगे, ये मोदी का प्रॉमिस है। बादशाही मानसिकता को मोदी टिकने नहीं देंगे, डंके की चोट पर कहा है। परिवारवादी, वंशवादी, बादशाही सोच को मोदी जड़ से खत्म करेंगे। मोदी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि चाहे जितने भी हाथ पैर मार लो, 24 में तो भगवा ही लहराएगा। कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। बेचैन है, हताशा से भर गए, कब्र खोदने की धमकी देने लगे। 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। एक बात पता नहीं है, मोदी ने ये क्यों कहा, किसके लिए कहा, किस लिए कहा, किन किन की तरफ इशारा दिया। सिर्फ 40 मिनट लगे मोदी को अगले 5,27,000 मिनट का एजेंडा सेट करने में। यानी 24 का चुनाव आते आते मोदी के ये 40 मिनट उनके सारे विरोधियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाले हैं। अप्रैल से आगे की लड़ाई ने अंगड़ाई ले ली है। देश के कोने कोने में दीवार पर कमल का फूल खिलने लगा है। मोदी विरोधी खेमे के हर चेहरे पर अभी से मोदी का डर दिखने लगा है और वजह मोदी का यह बयान है। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। 2 मार्च को कार्यकर्ताओं के बीच, 3 अप्रैल को सीबीआई के अधिकारियों के बीच और 6 अप्रैल को बीजेपी के बर्थडे वाले दिन 1 महीने के भीतर तीसरी बार मोदी ने 24 की लाइन क्लियर की है। भ्रष्टाचार पर एक्शन का रोड मैप ही 24 का वोट फैक्टर होगा। यानी इधर मोदी है, उधर विरोधी हैं और 24 में हार जीत को डिसाइड करने वाली डिवाइडिंग लाइन करप्शन की है। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है,
ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे। साजिशें चलती रहेगी। मोदी की इन 3 बातों को जोड़ने पर वर्सेस भ्रष्टाचारियों पर एक्शन टाइट। इसके लिए मोदी ने अभी से मशीनरी एक्टिव कर दी है, आगे की क्रोनोलॉजी सेट कर दी है। मोदी अभी से चुनावी मोड में आ चुके हैं, जबकि विरोधी एक भी करते नहीं दिख रहे। शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंगबली की तरह से, उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। मोदी ने जैसे ही 24 का एक्शन प्लान दिया, विरोधियों ने झट से अपनी पार्टी का झंडा छोड़ दिया, हाथ में तिरंगा पकड़ लिया, संसद भवन के बाहर और सड़क पर एक दूसरा ही नैरेटिव फिट किया। कभी खड़गे आगे, कभी कोई और। अप्रैल के महीने में नया मार्च शुरू हुआ। अरे लोकतंत्र की हत्या बंद करो। उधर मोदी विरोधी झुंड और इधर झुंड की फुल ऑन वीडियोग्राफी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। बंद करो। मोदी विरोधी प्रोजेक्ट का यह नया एक्सटेंशन है। इसमें राष्ट्रवाद वाला एक्सपेरिमेंट है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही मोदी के 14 कट्टर विरोधियों को झटका लगा, वो तिरंगे की आड़ में करप्शन को छुपाने वाली दीवार खड़ी करने लगे। एक दीवार सोशल मीडिया पर भी बनाई गई। यूनाइटेड वी स्टैंड वाले टेक्स्ट के साथ मोदी के दुश्मनों ने हाथ से हाथ जोड़ो वाली फोटो भी चिपकाई। इस फोटो में वो सारे चेहरे हैं जो मोदी से भी लड़ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार को भी डिफेंड कर रहे हैं। एक फोटो ये भी फैलाई गई, लड़ता विपक्ष वाले नैरेटिव के साथ मोदी को तानाशाह बताने की कोशिश हुई। लोकतंत्र खतरे में है को लोकतंत्र की हत्या बंद करो वाले बोल से रिप्लेस किया गया। तस्वीर हाथ में तिरंगा वाली ही लगाई गई। एक तस्वीर सोनिया गांधी की भी नजर आई। तिरंगा उन्होंने भी थामा और ऊपर क्या लिखा? ऊपर लिखा गया, संविधान के असली रक्षक तो हम हैं। लूटने वाला अगर गुनाहगार हटाई तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार। आज देश की परिस्थितियां सबको मालूम है, देश किस रास्ते पे चल रहा है। सबको एहसास होने लगा, पूरे देश को एहसास होने लगा कि दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। इसके बाद मोदी के 19 विरोधियों की बंद कमरे में गोष्ठी शुरू हुई। पीछे बड़ा सा पोस्टर लगा, लाइक माइंडेड पार्टीज
एक साथ वाला माहौल बना। सामने कैमरा ऑन हुआ और कैमरा ऑन होते ही मोदी विरोधी गुट का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। वही राहुल और अडानी वाला टेप ऑन हो गया। अंधेरी नगरी चौपट राजा बोले जैसा ये चल रहा है। गांधी परिवार गांधी परिवार के लोग जब एजिटेशन करते हैं, देश को जोड़ने का काम करते हैं, भारत जोड़ने का काम, तो उनको आप डिस्क्वालीफाई करते हैं। जो गांधी परिवार को लड़ते रहते हैं, मजा तो दूसरे लोग कर रहे हैं और जो मजा कर रहे हैं वही बात बहुत करते हैं। मोदी जी ने साबित कर दिया कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री है। ये जो राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द हुई है, इसके पीछे सरकार का संदेश बहुत साफ है। उन्होंने कहा चलो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे चलेगा, हमारे मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे थे चलेगा, अडानी की नौकर है ये सरकार, नौकर के खिलाफ बोलो चलेगा, मालिक के खिलाफ बोलोगे नहीं चलेगा। बजट सेशन का पार्ट 2 पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष हर दिन एक ही टेप बजाता रहा, मोदी विरोधी तराना सुनाता रहा। भ्रष्टाचार के जैसे आरोप कांग्रेस केजरीवाल की पार्टी और केसीआर की पार्टी पर है। उसकी आड़ में वो एक फर्जी कहानी बनाकर लाए। अडानी वाली दीवार खड़ी की, संसद को ठप किया। 6 अप्रैल की तारीख इसलिए भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई क्योंकि एक तरफ बीजेपी के सांसद भगवा रंग में थे तो दूसरी तरफ खड़ा विपक्ष काले कपड़ों में मोदी को कोस रहा था और बाहर आकर लोकतंत्र का ढोल पीट रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने तो संसद ठप होने का पूरा ठीकरा मोदी सरकार पर ही फोड़ दिया। मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये तक कह दिया। आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। विरोधियों के एजेंडे वाली राजनीति के बावजूद लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए जब लोकसभा स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स को चाय पर बुलाया तो न कांग्रेस आई, न डीएमके और न ही टीएमसी। लोकसभा स्पीकर की मेजबानी वाली इवनिंग टी के लिए 1 या 2 नहीं 13 मोदी विरोधी पार्टियों ने जाने से इनकार कर दिया और यह पूरा ड्रामा बजट सेशन के आखिरी दिन हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि आखिरी दिन भी, बजट सेशन का आखिरी दिन को भी कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है देश देख रहा है। इन्होंने जो बार बार काले कपड़े पहन करके अपने काले करतूतों को छुपाने का जो कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस के मनमानी से देश नहीं चल सकता है। वो खुद नहीं मानते। कभी आपने सुना कि सरकार के लोग ही उठ के माफी मांगो बोल के गड़बड़ करके सदन खत्म कर देते? कभी हुआ ऐसा? तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते और एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय। ये राहुल जी का एक ही उदाहरण बस है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो अभी भी पर्दा जो उठ गया वाला गीत ही गुनगुना रहा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम हर 2 दिन में अपनी प्रोफाइल पिक ही बदल रहा है। राहुल के नए नए फोटो ही फिट कर रहा है। म्यूट तंत्र से धमकी तंत्र वाला जंतर मंतर ही पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ मोदी और बीजेपी 6 अप्रैल से आगे की लड़ाई का प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं। चूंकि अगली लड़ाई चुनावी मैदान में होनी है, इसलिए मोदी ने अभी से टोन सेट कर दी है।
जो मोदी की कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए मोदी ने क्या मैसेज दिया है, सुनिए। अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है, आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। विरोधियों का फोकस मोदी पर है, मोदी का फोकस चुनाव पर है, बस यही फर्क है। और अब मोदी ने जो प्लान बनाया है, बीजेपी उसी पर आगे बढ़ने वाली है और इसमें सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार साबित होगा। मोदी विरोधी पूरा खेमा इस वक्त अपनी सारी एनर्जी सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहा है। मैदान में तो कहीं नहीं दिख रहा। मोदी ने इसकी काट भी ढूंढ ली है, विरोधियों का प्लान पंक्चर कर दिया है। आज मोदी के रील्स भी वायरल होंगे, यूट्यूब के वीडियो भी तेजी से फैलेंगे, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की मदद से भी 23 और 24 में सियासी संग्राम होगा। सोशल मीडिया में भी हमें नए तौर तरीकों के बारे में सोचना होगा। आजकल रील्स, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जमाने में ज्यादा से ज्यादा युवाओं में, इस युवा पीढ़ी में प्रोफेशनल से जुड़ने के लिए हमें राजनीति के नए आयामों को विकसित करना ही है। 24 से पहले मोदी का इमीडिएट गोल है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना, यानी कुल 864 विधानसभा सीटों पर चुनाव, जिनमें से 110 लोकसभा सीटें दांव पर हैं। राजस्थान में मोदी की पार्टी ऑपरेशन वीआईपी चलाने वाली है, यानी जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए दूसरे राज्यों के वीआईपी राजस्थान में सभाएं करेंगे। सीएम फेस नहीं, पीएम के नाम पर राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा। जाति समाजों के प्रभाव वाले इलाकों में मोदी और बड़े नेताओं के दौरों की प्लानिंग है। यूपी से सटे राजस्थान के जिलों की कमजोर सीटों के लिए योगी को मैदान में उतारने की स्ट्रेटजी रेडी है। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी बूथ से लेकर पन्ना प्रमुखों तक को एक्टिव किया जाएगा। राजस्थान के 52,000 बूथों पर बूथ यूनिट बनाई जा चुकी है। सभी बूथों पर वोटर लिस्ट के हिसाब से पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, ताकि चुनाव में वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक लाया जा सके। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में है। पार्टी यहां भी मोदी के चेहरे के भरोसे ही मैदान में है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के बहाने कांग्रेस की घेराबंदी की तैयारी है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान वर्सेस वीर सावरकर का नैरेटिव सेट किया गया है। तेलंगाना भी बीजेपी का हॉट पिक है। बीजेपी को इस बार भरोसा है कि साउथ इंडिया में उसका दूसरा गेटवे तेलंगाना ही होगा। 19 में लोकसभा की 4 सीटें जीतने के बाद तेलंगाना में 2 उपचुनाव भी बीजेपी ने जीते। मोदी सहित बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार तेलंगाना के राउंड लगा रही है। तेलंगाना में बीजेपी का पूरा कैंपेन एंटी केसीआर होगा। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा। मोदी शायद इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं 24 में जीत पक्की है, लेकिन साथ ही सावधान भी कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है। हमें भविष्य के हिसाब से भी अपनी पार्टी को निरंतर विकास करने की, विकसित करने की, सामर्थ्य बढ़ाने की कोशिश कभी भी रुकने नहीं देना है।
हम पहले भी करते आए हैं, आगे अब जरा और गति से करना होगा। अब आप खुद सोचिए, चुनावी नतीजों को लेकर कौन सीरियस है, कौन नॉन सीरियस। मोदी विरोधी झुंड शोर शराबे और नारेबाजी में ही अपना टाइम जाया कर देता है, और जब मोदी अपनी मेहनत से, कार्यकर्ताओं की लगन से उसी लोकतंत्र में वोट की ताकत से जीत जाते हैं, तो उनके दुश्मन ईवीएम का टेप ऑन करके बैठ जाते हैं। आने वाले दिनों में भी यह हो सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। आज से नरेंद्र मोदी की पार्टी दीवार दीवार पर कमल का निशान बना रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेता आज से ही घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आज से ही गिनकर चुनाव में 320 दिन बाकी हैं। और आप सोच रहे होंगे कि दीवारों पर कमल फूल छापकर क्या होगा, इससे क्या वोट मिलेगा। मोदी की पार्टी ने दीवारों पर कमल छाप बनाने का मिशन आनन फानन में ही शुरू नहीं किया है। इसके पीछे बाकायदा एक रिसर्च की गई है। देश में करीब 25 करोड़ घर हैं, इसमें करीब 20 करोड़ घर हिंदुओं के हैं, लेकिन इन 20 करोड़ घरों में से भी आधे मोदी के वोटर नहीं हैं। बीजेपी अब उन घरों तक पहुंचना चाहती है जो उसके पक्के वोटर नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि किसी के घर पर जबरदस्ती कमल का फूल मत छापना, घर के मालिक से पूछना, घर के अंदर जाकर उनसे बातचीत करना, मोदी का मैसेज पहुंचाना और तब उस घर पर कमल फूल का निशान लगाना। बाकी बात इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। श्यावर रामचंद्र भगवान जय जय श्री राम। 24 का टारगेट 400 पार है। 37% वोट से ज्यादा की दरकार है। 50% हिंदू वोट का इंतजार है। टीम मोदी को बजरंग बली पर विश्वास है। हनुमान जी के सामने टीम मोदी क्यों शरणागत है? हनुमान जी पर मोदी सेना इतनी ताकत क्यों लगा रही है? तो उसकी वजह है 50% हिंदू वोट। इसी को साधने के लिए बजरंग बली से जोर लगा रही है टीम मोदी। हनुमान जयंती पर बड़ा कार्यक्रम कर रही है मोदी सेना। देश भर में बजरंग पताका फहरा रही है भगवा ब्रिगेड। लेकिन सवाल है, 50% हिंदू वोट की पहेली है क्या? 50% हिंदू वोट पर बीजेपी इतनी फोकस क्यों है? 50% हिंदू वोट का गणित समझने के लिए मोदी को मिलने वाले वोट की पूरी स्टैटिस्टिक्स को बड़ी बारीकी से जानना होगा। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले, जिनमें 30% हिंदू वोट थे। 14 में मोदी ने 282 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले, इनमें करीब 35% हिंदू वोट थे। 2% माइनॉरिटी वोट, जिसमें मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध ये लोग आते हैं। 19 में मोदी ने 303 सीटें जीती थी। 14 से 19 तक मोदी 30% से 35% हिंदू वोट तक पहुंच गए। मतलब 85% में से 50% हिंदू वोट अब भी ऐसे हैं जो मोदी को या मोदी की पार्टी को वोट नहीं देते। 50% का ये आंकड़ा वहीं से आया है। ये वो लोग हैं जिन्हें मॉडरेट हिंदू कह सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड हिंदू कह सकते हैं। ये वो हिंदू हैं जो भगवा ब्रांड से चिपकना नहीं चाहते, खुद को बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस से जोड़कर नहीं देखते, जय श्री राम के नारे से खुद को एसोसिएट नहीं करते। मैं अपने सभाओं में अक्सर बताता हूं कि देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 38% वोट मिला है। इसका मतलब है कि 50% से कम हिंदू ही वोट कर रहे हैं भाजपा को। तो 50% हिंदू तो आज भी भाजपा के साथ नहीं है। जरूरत इस बात की है कि कोई इन, और ये कौन हिंदू है इनको आप पहचानिए विचारधारा के आधार पर। ये वो लोग हैं जिनका गांधीइज्म में बिलीफ है, ये वो लोग हैं जो अम्बेडकराइट्स हैं, ये वो लोग हैं जो सोशलिस्ट हैं, या ये वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं। 4 विचारधारा में ये लोग बटे हुए हैं। इन विचारधाराओं को अगर आप एक साथ ला दें
तो आप एक हिंदुओं में एक बड़ा काउंटर नैरेटिव हिंदुत्व के खिलाफ बना सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए जिस प्रयास की जरूरत है वो उस तरह का प्रयास मुझे अभी दिख नहीं रहा है। मोदी से लड़ने के लिए मोदी विरोधी इन्हीं 50% हिंदुओं पर फोकस्ड हैं और पूरी कोशिश में हैं कि 24 तक मोदी को वोट न करने वाले 50% हिंदू वोट का दायरा बढ़े न कि घटे, क्योंकि टीम मोदी की भी नजर इन्हीं 50% हिंदू वोट पर है। इस 50% में से बीजेपी कम से कम 5% हिंदू वोट को अपने हिस्से में करना चाहती है, लेकिन इससे होगा क्या उसे भी समझते हैं। 2019 में मोदी को 37% वोट मिले थे। अब अगर मोदी को अब तक नहीं देने वाले 5% या उससे ज्यादा हिंदू वोट भी मिल जाते हैं तो 24 में मोदी का मिशन 400 आसानी से पार हो जाएगा। ये बात मोदी की पॉलिटिक्स को समझने वाले जानते हैं, इसीलिए वो भी इसी की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व के खिलाफ जो कौन लोग लड़ रहे हैं विचारधारा के आधार पर, जो गांधीवादी लोग हैं, जो अम्बेडकराइट्स हैं, जो सोशलिस्ट हैं और जो कम्युनिस्ट हैं, ये चारों विचारधारा में अगर के मानने वाले लोग अगर साथ में आ जाएं तो आप हिंदुत्व को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो तीन उनका जो पिरामिड है, आपको पहले ये देखना है कि जिससे आपकी लड़ाई हो रही है आप उनकी ताकत क्या है। उनकी ताकत है हिंदुत्व, उनकी ताकत है राष्ट्रवाद और वेलफेयरिज्म जो लाभार्थी हो जिसको बताते हैं। इन तीनों में से अगर आपको हर का तोड़ तो निकालना है तो हिंदुत्व को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। हिंदुत्व को काउंटर कर सकते हैं सारे गांधीवादियों को एक साथ लाकर, गांधीवादी और अम्बेडकराइट्स को साथ में लाकर, उसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को जोड़कर। अब वो कैसे आएंगे उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। वही सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा, वो नेशनली होगा या राज्यों में होगा? बिल्कुल वो विचारधारा के आधार पर होगा, नेशनली हो राज्यवार हो जरूरी नहीं। मोदी को वोट देने वाले हिंदू हों या मोदी को वोट नहीं देने वाले, भगवा झंडा लेकर दौड़ने वाले अग्रेसिव हिंदू हों या फिर खुली विचारधारा वाले नरम हिंदू, धर्म के नाम पर ज्यादातर हिंदू एक पेज पर आ जाते हैं। मोदी सेना ये जानती है कि धर्म के रास्ते ही और हिंदुओं को जोड़ा जा सकता है, इसीलिए अग्रेसिव हिंदुत्व और नरमपंथी हिंदुत्व में बैलेंस बनाकर बीजेपी चलना चाहती है ताकि और हिंदुओं को टीम मोदी के साथ जोड़ा जा सके। ऐसे ही हिंदुओं के लिए हनुमान जी वाला रास्ता तैयार किया गया है। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक संदेश ये जा रहा है कि भारतीय संस्कृति अभी जो प्रवाह लास्ट 25 साल में खास करके गुजरात में बह रहा है हिंदुत्व का, उसके हिसाब से सभी लोगों में श्रद्धा, भक्ति, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव वो बहुत बढ़ रहा है। भगवान और भगवान के जो अवतार हैं और भगवान के जो प्रतिनिधि ऋषि मुनि हैं, उनके जो प्रतीक हैं श्री हनुमान जी महाराज, ये कई सालों से चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, सभी युगों में वो चिरंजीवी हैं। उनका प्रताप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदू संस्कृति संप्रदायों में बटी है और नात जात में बहुत बटी है। और मैं हनुमान चरित्र और हनुमान चालीसा की कथा करता हूँ। अलग अलग संप्रदायों में हिंदू धर्म बटा है, लेकिन अगर हिंदू और राष्ट्र को संगठित करने की ज़रूरत है और इनमें जो किसी का भी रोल हमको अच्छा लगता है तो हनुमान जी से बढ़िया रोल किसी का नहीं है। क्योंकि हनुमान जी को स्वामीनारायण वाले, राम वाले, कृष्ण वाले, महादेव वाले, माता जी वाले सब हनुमान जी को इक्वल समान धारा से मानते हैं। और यूनिवर्स गॉड है, किसी को किसी के साथ तकलीफ है लेकिन हनुमान के साथ किसी को तकलीफ नहीं है। यदि राजनीतिक तौर पर भी देखें तो बीजेपी हमेशा से ये मानती आई है कि एक मॉडरेट हिंदुत्व की जो छवि है उसकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदू समाज है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो उसके साथ जोड़ेगी। लेकिन जब भी फ्रिंज एलिमेंट जो हैं वो हावी होने लगेंगे तो फिर मॉडरेट हिंदू जो है उसका समर्थन बीजेपी को धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो एक्शंस लिए गए हैं, जिस प्रकार से रामनवमी में जो हुआ देश में, उसके बाद से आज यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस मूर्ति के अनावरण के लिए खुद गृह मंत्री का यहाँ पे आना, हालांकि उनकी बहुत आस्था भी है इस मंदिर के साथ, लेकिन खुद उनका यहाँ पे आना और स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा स्थापित इस विशाल प्रतिमा का अनावरण करना भी इस बात का संकेत है कि जो कंस्ट्रक्टिव कार्य हैं और जो पॉजिटिव कार्य हैं, जो ऐसे कार्य हैं जो
सौहार्द पैदा करते हैं समाज में, उसके साथ पार्टी जुड़ी है, उसको पार्टी समर्थन करती है आइडियोलॉजिकली भी, और ताकि जो हिंदू समाज है वो भी इस बात के साथ खुद को रिलेट कर पाए। हिंदू हित और हिंदुत्व ही वो चुंबक है जो 85% हिंदुओं को एक जगह पर खींच कर ला सकता है। इसीलिए मोदी सेना खुद को इससे एसोसिएट करती है और हिंदू हित पर सबसे पहले खड़ी होती है, क्योंकि ये दायरा जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा 24 में कमल खिलेगा। हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन का प्लान उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसकी भूमिका चैत्र नवरात्र की शुरुआत के दिन भगवा ब्रिगेड ने रख दी, जब साधु संत दिल्ली के अक्षरधाम में इकट्ठे हुए थे। मंच पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ BAPS स्वामी नारायण शोध संस्थान के स्वामी भद्रेश दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के सेक्रेटरी चंपत राय, ट्रस्टी स्वामी गोविंद देवगिरी, BHP के आलोक कुमार, जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज के साथ साथ कई संत महात्मा मौजूद थे। और उसी दिन 2024 के भगवा प्लान का ऐलान भी कर दिया गया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। खुद शंकर जी की साक्षी है सिद्धता की। ऐसा भारत बनेगा, और भारत ही क्यों, यह अभियान तो विश्व भर में होगा। ध्यान दीजिएगा, अक्षरधाम में जहां ये मंच सजा था वहां कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं पहुंचा था, लेकिन वहां से मैसेज दे दिया गया था कि शतकोटि हनुमान चालीसा महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। मतलब राम मंदिर भी चलेगा, हनुमान जी भी गूंजेंगे और साथ ही साथ 24 का माहौल भी बनेगा। आज हनुमान जी की जयंती है। भक्ति, प्रेम, विश्वास, निष्ठा और धैर्य, ये इस सभी के प्रतीक है हनुमान जी। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी जब से एक ऊंचाई पे पहुंची है, तो धर्म का आधार लेकर ही इनकी राजनीति शुरुआत हुई है। कभी प्रभु रामचंद्र जी के पैर पकड़ के, तो कभी हनुमान जी का। अब सभी पार्टियां जो कभी हनुमान जी को कभी पैर नहीं पड़ते थे, कभी मंदिर नहीं जाते थे, आज जगह जगह पर हनुमान जी की प्रतिमाएं लगाकर हम कितने ज़्यादा हिंदुत्ववादी है ये दिखाने की एक होड़ लगी है, कोशिश लगी है, और ये निंदनीय है। सभी को प्रार्थना करनी चाहिए, हम भी हनुमान भक्त हैं, मगर जिस प्रकार से एक बाजारीकरण का रूप धर्म का करना शुरुआत की है, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और ये कंपटीशन बना दिया है। अब अगर मोदी विरोधी ये कह रहे हैं तो उसके पीछे है ये तस्वीरें। हनुमान जयंती को भगवा ब्रिगेड ने बिग इवेंट बना दिया। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, तेलंगाना से लेकर राजस्थान में जमकर भगवा पताका लहराई गई। खासतौर पर ये वो राज्य हैं जहां या तो निकाय चुनाव है या फिर विधानसभा चुनाव है, और या तो ये वो जगह है जहां बीजेपी के लिए 2024 में बड़ी चुनौतियां हैं। बिना धर्म भक्ति से और बिना आध्यात्मिक भाव से भारत भारत नहीं रहेगा। भारत का देन है आध्यात्मिकता दुनिया को, साथ ही साथ देशभक्ति होनी चाहिए। देश को विश्वगुरु बनाना है, ये जो है सरकार का जिम्मेदारी है। सरकार जो है व्यवस्था करना चाहिए, ऐसे जो आतंक सृष्टि करने वालों को, विध्वंसकारी शक्तियों को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। शांति से जाना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए। ऐसा पहले आपने शायद ही देखा होगा कि कोई गवर्नर कम्युनल तनाव की आशंका पर खुद सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था देख रहा हो, वो भी तब जब राज्य में चुनी हुई सरकार मौजूद हो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी फायर ब्रांड नेता हो। लेकिन बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस हुगली की सड़कों पर उतरे, जहां दंगे हुए थे वहां पहुंचे। Normalcy. I do not anticipate any problem. People are all cooperating. I think today will be a very happy day. समझना मुश्किल नहीं है कि टीम मोदी मैसेज क्या दे रही है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि दीदी को बंगाल में मात सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही दी जा सकती है। इसीलिए बंगाल में बीजेपी के नेता हनुमान जयंती को
बहुत बड़ा बनाने में जुटे रहे। 30 तारीख को यहाँ पर रामनवमी की यात्रा निकली थी, हंगामा हुआ था। आज जयंती की निकली है, 2 किलोमीटर दूर हंसा। वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, पूरा स्टेट में कहा भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट को थैंक्स और बंगाल की जनता को थैंक्स। और आपको लगता और मैं पॉलिटिकल वर्कर की एमएलए के नाते यहाँ नहीं आया। मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। सनातनी का फर्ज बनता है राम सीता मंदिर का दर्शन करना और जितना बजरंगबली का जुलूस में जो लोग है भगवा झंडा लेकर उसका नमस्कार करना। दादा, आप लोगों ने काफी एफर्ट किया था, आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी गवर्नर को, आपने चिट्ठी लिखी गवर्नर को, उसके बाद गृह मंत्री को, उसका असर हुआ? अरे कोर्ट के में तो मेरी पिटिशनर हूँ, आपने कोर्ट में भी गए? हाँ, थैंक्स टू कलकत्ता हाई कोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताती है, बी टीम बताकर ओवैसी पर हमले करती है। आज ओवैसी की बारी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। ओवैसी ने अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने की तस्वीर शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, फादर एंटनी ए टीम, सन एंटनी बी टीम में। लेकिन सेक्युलरिज्म के ठेकेदार सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। कौन सेक्युलर है? बहुत खूब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।